वेलकम बैक ऑन ग्रेड अप स्टडी। तो आज की हमारी क्लास रहेगी जनरल साइंस के 30 क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो ये एक आपका छोटा सा मॉक टेस्ट रहेगा जनरल साइंस के ऊपर, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस मीन आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसमें आने वाले क्वेश्चंस के ऊपर बनने वाले मॉक टेस्ट में या फिर जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं वो इसमें इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, इससे पहले भी एक क्लास हो चुकी है, उसमें भी हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जो कि आपके डेंड्रोलॉजी वाले सेक्शन के ऊपर आधारित थे। ठीक है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, वो भी आपके स्पेशली फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारी क्लास रहेगी या फिर ये जो हमारा छोटा सा मॉक टेस्ट रहेगा, इसमें जो 30 क्वेश्चंस आएंगे, अब ये सारे तो सारे आपके जनरल साइंस के ऊपर है। अब जो भी एग्ज़ाम जिसमें भी साइंस सेक्शन आता है, उसमें आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपका हो गया सीईटी या फिर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपका फॉरेस्ट गार्ड हो गया, आपका पुलिस कांस्टेबल हो गया, पटवारी, इवन अदर एग्जाम्स जिसमें भी साइंस सेक्शन आता है, तो उसके लिए ये हेल्प करेगी। ठीक है, अब देखिए जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब मैं आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन करता रहूँगा बीच बीच में, तो उन क्वेश्चंस को भी साथ में लिखते रहना है और आप लास्ट में कमेंट सेक्शन में उन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन ही रहेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं ओरली आपसे पूछूंगा, तो वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ रॉक इज ब्राउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून, मीन यदि चंद्रमा की सतह से कोई चट्टान लाई जाती है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एग्जामिनर आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक कर रहा है कि आप क्वेश्चन को पकड़ पा रहे हो या नहीं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन बोल रहा है कि चंद्रमा की सतह से कोई चट्टान लाई जा रही है। अब कहाँ लाई जाएगी? ऑब्वियसली अर्थ या फिर पृथ्वी के ऊपर लाई जाएगी। तो ये आपको खुद से दिमाग लगाना था कि ये किसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो किसी चट्टान को चंद्रमा की सतह से उठाकर पृथ्वी पर लाया जाता है, तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है या फिर कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, इट्स मास विल चेंज, इट्स वेट विल चेंज बट नॉट मास, बोथ मास एंड वेट विल चेंज, इट्स मास एंड वेट विल रिमेन द सेम। मीन इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका वजन बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। द्रव्यमान और भार दोनों बदल जाएंगे, इसका द्रव्यमान और वजन वही रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? आई होप आपने टेक कर लिया होगा। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या लिखा हुआ है? इट्स वेट विल चेंज बट नॉट मास। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। देखो क्या है, एक होता है आपका मास, एक होता है आपका वेट। ठीक है, इसको कहते हैं हम द्रव्यमान, इसको कहते हैं भार या फिर वजन। अब देखो कई बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं कि सर मास और वेट सेम ही है। नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। देखो अगर यहाँ पर मैं एक बॉक्स बनाऊं, ठीक है, मैंने ये एक बॉक्स बनाया। अब मास क्या है? ये बॉक्स जितने मैटर से मिलकर बना हुआ है, इसमें जितनी क्वांटिटी है, इसको हम मास कहते हैं। ठीक है, और इसको हम केजी में ही नापते हैं। ठीक है, ये वेट नहीं है, ये आपका मास या फिर द्रव्यमान होता है। अब वेट क्या है? वेट एक टाइप की फोर्स है जो डाउनवर्ड्स या फिर ग्रेविटेशनल पुल के कारण लग रही है। फॉर एग्जांपल हम ऐसा कहते हैं कि 60 केजी मेरा वेट है। ये गलत है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से ये हम ऐसे नहीं कहते, हम कहते हैं 60 न्यूटन या फिर फोर्स हमारी डाउनवर्ड्स लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, तो जनरली हम ऐसा बोल देते हैं कि मेरा वेट 60 केजी है, 100 केजी है, इस तरीके से। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है पीछे वो समझो। देखो ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका मून है। ठीक है, ये मून लिख दिया मैंने, ये हमारा लिख दिया पृथ्वी। अब देखो जो आपका मास है, मास का मतलब कि जैसे ये बॉक्स है या फिर ये कोई पत्थर है। अब ये पत्थर पृथ्वी पर भी इतना ही रहेगा, मून या फिर चंद्रमा पर भी इतना ही रहेगा, लेकिन चेंज किस में आएगा? चेंज आपका वेट या फिर वजन में आएगा। ठीक है, आपको पता है अगर पृथ्वी पर इस
जो चट्टान है या फिर इस पत्थर, कोई भी आप मास मान लो, अगर इसका वेट या फिर वजन 60 केजी है, तो मून पर, चंद्रमा पर, वजन की बात कर रहा हूं मैं, वेट की, तो वेट पर कितना रह जाता है सर? 1/6 रह जाता है। तो कितना रह जाएगा ये? 10 केजी रह जाएगा। लेकिन अगर इसका मास यहाँ पर 60 केजी है, तो वेट भी 60 केजी ही होगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, बस इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना है, मास अलग चीज है, वेट अलग चीज है। ठीक है, अब यही चीज यहाँ पे आपको क्वेश्चन में भी पूछी गई है कि अब मून से, चंद्रमा से पृथ्वी पर हम कोई चीज लेके आ रहे हैं, तो सेम वही कंसेप्ट है, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका मून है। हम पहले यहां से यहां तक लेके जा रहे थे, अब क्या कर रहे हैं? मून से उठाकर यहां पे लेके आ रहे हैं, तो मास आपका चेंज नहीं होगा, मीन द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा सर? वेट चेंज होगा, बस यही चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो इट्स वेट विल चेंज बट नॉट मास। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, ऑप्शंस क्या है? रियल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, असली और सीधा, असली और उल्टा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। देखिए काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है, या फिर इन्वर्टेड होगा या फिर वर्चुअल होगा, इसी में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम ये कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो समतल दर्पण या फिर प्लेन मिरर हमेशा आपका आभासी और सीधी इमेज बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। देखिए दो चीजें होती हैं, रियल, एक होता है वर्चुअल। ठीक है, ये असली, ये आभासी। ठीक है, याद रखिए रियल के साथ हमेशा क्या आएगा? इनवर्टेड, और वर्चुअल के साथ हमेशा आएगा इरेक्ट। बस इन दो चीजों को पकड़ के रखो। सीधी इमेज हमेशा, या फिर जो जो असली इमेज होगी, ठीक है, जो असली इमेज होगी वो हमेशा उल्टी बनेगी, और जो आपकी आभासी इमेज या फिर चित्र होगा वो हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है, और कुछ नहीं है, ये दोनों आपस में पेयर हैं। ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते वर्चुअल और इन्वर्टेड नहीं होता है, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट होता है। ठीक है, जहां पर रियल आएगा वहां पे इन्वर्टेड साथ में आएगा, जहां पर वर्चुअल होगा वहां पे इरेक्ट साथ में आएगा। ठीक है, अब प्लेन मिरर क्या है? आपने प्लेन मिरर अपने घर में देखा होगा, घर में प्लेन मिरर के सामने जाइए तो आप उल्टे नहीं देखते हो, आप कैसे देखते हो? आप देखते हो सीधी। तो सीधे का मतलब क्या है? इमेज आपकी सीधी बन रही है। सीधी कब बनेगी सर? जब वो वर्चुअल बनेगी। इरेक्ट का मतलब सीधा होता है, तो जब सीधी है तो वर्चुअल है, बस ये चीज है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर होगा। अब से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर? ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रोस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, वुड, आयरन, कॉपर, जिंक। ठीक है, लकड़ी, लोहा, तांबा या फिर जिंक, कौन सा इंसुलेटर है? तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, वुड। ठीक है, लकड़ी आपका एक इंसुलेटर या फिर कुचालक है। अब एग्जामिनर आपको इंसुलेटर की जगह कुचालक नहीं देगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो यहाँ पर लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। ठीक है, तो दोनों तरीकों से याद करो, इंग्लिश वाले हिंदी में पढ़ो, हिंदी वाले इंग्लिश में पढ़ो। ठीक है, किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, तो दबाव की एसआई इकाई या फिर मात्रक क्या है? न्यूटन, डाइन, सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल, या फिर जॉल। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पास्कल। ठीक है, तो प्रेशर की यूनिट क्या है? एसआई, पास्कल। ठीक है, तो प्रेशर आपको पता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और इसी को हम पास्कल भी लिखते हैं। ठीक है, तो जितनी भी टर्म्स हैं उनकी, जैसे आपका फोर्स हो गया, जैसे आपका एक्सेलेरेशन हो गया, आपके प्रेशर हो गया, तो इनकी आपको एसआई मात्रक जरूर याद करने हैं। ठीक है, अपने एंड से एक लिस्ट बनाओ, अपनी दीवार के ऊपर चिपकाओ, डेली उसको देखो तो आपको मेमोराइज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास, गहरे समुद्र में गोता लगाने वाली जहाजों को समुद्री जल के कुचलने वाले प्रभाव के दबाव का सामना करना पड़ता है। ठीक है,
डीप सी डाइविंग वेसल्स हैव टू विदस्टैंड प्रेशर फ्रॉम द क्रशिंग इफेक्ट ऑफ सी वाटर एक्टिंग। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, जैसे ये समुद्र तल है, ठीक है, समुद्र का अपर सरफेस है, सॉरी, तो इसके अंदर मान लीजिए ये पनडुब्बी है, ठीक है, तो इस पनडुब्बी में पानी का प्रेशर लग रहा है। तो यही बताया गया है जो पानी का प्रेशर इस पनडुब्बी के ऊपर लग रहा है वो कौन सी डायरेक्शन से लगता है, ये आपको पूछा है। तो ऑप्शंस क्या हैं, अपवर्ड्स मीन ऊपर की ओर से लगता है, डाउनवर्ड्स नीचे की ओर से लगता है, साइडवेज मीन एक तरफ की साइड से लगता है, या फिर इन ऑल डायरेक्शन सभी दिशाओं से लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी दिशाओं से लगता है। ठीक है, देखिए समझिए, ये आपकी समुद्र की अपर सरफेस है, ये आपकी पनडुब्बी है। पनडुब्बी मीन जैसे सबमरीन होगी। जैसे जैसे नीचे नीचे चले जाओगे आप ना पानी के, तो पानी का जो प्रेशर है वो सारी डायरेक्शन से मीन ऑल डायरेक्शन से इस पनडुब्बी के ऊपर लगेगा। पानी क्या करेगा, इस खाली जगह को भरने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये जो पनडुब्बी है एज अ वैक्यूम ही तो है, तो बस इस वैक्यूम को ये भरना चाहेगा पानी। तो इस तरीके से ये प्रेशर लगाता जाएगा लगाता जाएगा। अब देखिए, जैसे जैसे आप सतह के पास होते हो, मीन जो ऊपरी सतह होती है पानी की उसके पास होते हो, तो प्रेशर कम होता है। जिस तरीके से आप नीचे चले जाओगे, मीन डेप्थ में जाओगे, तो ये प्रेशर बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। एक पॉइंट ऐसा जाता है जब जो अंदर वाला प्रेशर है वो कम हो जाता है और बाहर वाला प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण ये जो सबमरीन है ये पिचक भी सकती है। ठीक है, अभी आपने रिसेंट में सुना होगा कि अ, कुछ टूरिस्ट थे, वो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जा रहे थे, तो वो क्या हुआ, वो ज़्यादा गहराई में चले गए उस पनडुब्बी के कारण। तो और ज़्यादा गहराई में जाने के कारण जो बाहर का प्रेशर था वो ज़्यादा हो गया, और पानी के प्रेशर से ज़्यादा होने के कारण ये पनडुब्बी क्या हुई, ये क्रश हो गई। ठीक है, अंदर की तरफ को पिचक गई। फॉर एग्जांपल जैसे आपने अ, उसका केन देखा होगा, ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक के केन्स होते हैं, उसको हाथ से दबाओ, उसी तरीके से ये पनडुब्बी पिचक गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास द ऑप्टिकल फिनोमिना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू। तो प्रकाशीय घटना तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है। ऑप्शंस क्या हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, टोटल रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, टोटल रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो वायुमंडलीय प्रतिबिंब नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका परावर्तन। ठीक है, परावर्तन कर लो, यहाँ पर संपूर्ण प्रतिबिंब नहीं, परावर्तन ही होगा। यहाँ पे है वायुमंडलीय अपवर्तन और कुल अपवर्तन। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर है सी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब इसको समझ लो। देखो, हमें तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं। देखो, ये पृथ्वी है। अब आपको पता है पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, मेन एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर की हमने अलग अलग लेयर्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, चलिए, तो ये लेयर्स हमने बना दी। ठीक है, ये हमारी अर्थ होगी। अब मानिए ये कोई एक तारा है, ठीक है, यहाँ से सन से लाइट आई, ये इस तारे पर पड़ी, और ये इस तरीके से ट्रैवल करती हुई पृथ्वी के अंदर जा रही है। अब पृथ्वी के अंदर एंटर करने से पहले उसे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करना पड़ेगा। अब एटमॉस्फेयर में एंटर करने का मतलब है कि वो अलग अलग मीडियम में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, इस लेयर में मीडियम कुछ और होगा, इस लेयर में मीडियम कुछ और होगा, और इस लेयर में मीडियम कुछ और होगा। तो आपको पता है जब कोई लाइट रेयर टू डेंसर जाती है या फिर डेंसर टू रेयर जाती है, ठीक है, तो वो लाइट बेंड हो जाती है इस तरफ को या फिर इस तरफ को। बस यही हमें क्या बताता है, ये बताता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मीन लाइट का मुड़ना जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। ठीक है, और इसी कारण से ये अगर ये लाइट इस तरीके से जा रही तो इस तरीके से बेंड हो जाएगी, नीचे बेंड हो जाएगी, या फिर ऊपर की तरफ को बेंड हो जाएगी। ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है या फिर उसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और इसी कारण से हमें ये जो तारा है ये टिमटिमाता हुआ दिखता है। ठीक है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसको याद रखना। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अ नॉन मेटल यूज्ड टू प्रिजर्व फूड मटेरियल। तो खाद्य सामग्री को सुरक्षित करने के लिए उपयोग में की जाने वाली एक अधातु कौन सी है। कार्बन, फास्फोरस,
सल्फर या फिर नाइट्रोजन। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। इसके ऊपर हमने एक छोटी सी शॉर्ट भी बनाई हुई थी, अगर आपने वो शॉर्ट देखी होगी तो आप इसको निकाल लोगे। तो चलिए इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन आपकी नॉन मेटल है और इसको हम एज अ गैस प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। ठीक है, हम एज अ, वेट अ सेकेंड, हम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो जो आपका नाइट्रोजन गैस है वो आपने कहाँ पे देखी होगी? आपने देखी होगी आपके चिप्स के पैकेट्स। ठीक है, चिप्स के जो पैकेट्स हैं या फिर जो आपकी स्नैक्स होते हैं, स्नैक्स के जो पैकेट्स हैं उसमें आपको एक गैस देखने को मिलेगी या फिर गैस फिल होती है, वही गैस आपकी नाइट्रोजन होती है। क्यों? ताकि वो बाहर के एटमॉस्फेयर से बची रहे, जो अंदर हमने इंडिग्रेंट या फिर जो चीज़ डाली हुई है वो खराब ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास द मेटल्स दैट फ्लोट व्हेन ट्रीटेड विद वाटर आर। तो जल से उपचारित करने पर तैरने वाली धातुएं। अच्छा ठीक है, हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हम मेटल्स, वो मेटल्स आपको बताने हैं, उसको जब हम वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, उसकी रिएक्शन करवाते हैं तो वो तैरने लग जाती हैं। तो वो कौन कौन सी दो आपके पास मेटल्स हैं? हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? मैग्नीज एंड सोडियम, सोडियम एंड कैल्शियम, मैग्नीज एंड सोडियम। ठीक है, अच्छा मैग्नीशियम एंड सोडियम एंड मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, तो याद रखिए ये दो मेटल्स हैं, जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये ऊपर तैरने लग जाएंगे। अब मेरा क्रॉस क्वेश्चन है, आपको बताना है इसके आसपास, फॉर एग्जांपल मैंने मैग्नीशियम को पानी में डाला तो इसके आसपास छोटे छोटे गैस के बबल्स बन जाते हैं, जिन बबल्स के कारण ये पानी के ऊपर तैरने लग जाती है। तो आपको बताना है ये जो बबल्स बन रहे हैं या फिर ये बुलबुले बन रहे हैं ये किस गैस की वजह से बन रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन या फिर गोल्ड आइंस्टीन। तो हमारा आंसर क्या है? आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी थॉमसन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो तीन साइंटिस्ट हैं इनकी डिस्कवरी भी आपने चेक करनी है और इसका आंसर भी आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। कैसे लिखना है? जैसे रदरफोर्ड ने क्या किया है, चैडविक ने क्या किया है, थॉमसन ने मैंने बता दिया, और गोल्ड आइंस्टीन ने क्या कर डिस्कवर किया है, तो ये आपने लिख के नीचे बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपके पास निम्नलिखित में से किस ऊतक में मृतिक कोशिकाएं होती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हैज डेड सेल्स। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलनकाइमा या फिर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, याद रखिए ये जो स्क्लेरेनकाइमा आपके पास टिश्यूज होते हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं प्लांट्स में। तो प्लांट्स में जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज होते हैं ये डेड सेल्स के बने होते हैं या फिर मृतिक कोशिकाओं के बने होते हैं। और आपको पता है ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं? आपने कोकोनट देखा होगा, ठीक है, कोकोनट। तो नारियल का जो बाहर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, तो ये जो बाहर वाला हिस्सा बनता है ना नारियल का, ये आपका स्क्लेरेनकाइमा की टिश्यू से ही बनता है। ठीक है, याद रखिए। या फिर इसको हम कहते हैं हस्क ऑफ कोकोनट। तो ये किस या फिर किन टिश्यूज से बना होता है? ये आपका स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है। ठीक है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेम द बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर की मूल या फिर संरचनात्मक इकाई का नाम बताइए। न्यूरॉन, नेफ्रॉन, सेल या फिर टिश्यू। ठीक है, न्यूरॉन न्यूरॉन ही होता है, नेफ्रॉन नेफ्रॉन ही होता है, सेल का मतलब होता है कोशिका और टिश्यू का मतलब होता है ऊतक। चलिए तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सेल। ठीक है, तो सेल आपको इसी को कहते हैं फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेल से ही कोई भी चीज स्टार्ट होती है। एक सेल आपस में जुड़ेगा, इस तरीके से जुड़ता जाएगा, ये बनाता है आपका टिश्यूज। ठीक है, इस तरीके से ये बाद में टिश्यू बना लेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास
निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिकाओं की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज ऑल्सो कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ सेल्स? तो काफ़ी बार एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? जाइलम, लाइजोजोम, सेलुलोज या फिर माइट्रोकॉन्ड्रिया। चलिए, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, लाइजोजोम। ठीक है, तो लाइजोजोम को हम सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं लाइजोजोम और राइबोसोम में। ठीक है, लाइजोजोम आपका सुसाइडल बैग है, लेकिन राइजोजोम क्या है? ये आपकी प्रोटीन फैक्ट्री है। ठीक है, या फिर किचन है, प्रोटीन किचन है, इस तरीके से यहाँ पे प्रोटीन्स बनते हैं राइबोसोम्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास फर्न इज रिलेटेड टू विच स्पीसीज? तो फर्न किस प्रजाति से संबंधित है? मोनेरा, सीलिया, टेरिडोफाइटा, बैक्टीरिया। अब देखिए, इसके ऊपर भी हमने एक छोटी सी शॉर्ट बनाई थी और लास्ट क्लास में भी शायद हमने इसके ऊपर क्वेश्चन कवर किया हुआ था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो जो फर्न है ये टेरिडोफाइटा कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, ये भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन अ पैलेट ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इन वाटर? क्या होता है जब सोडियम की एक गोली पानी में डाली जाती है? ठीक है, अब रिएक्शन आपको बतानी है, इसके पीछे क्या रिएक्शन है। सोडियम की एक छोटी सी गोली जब हम उसे पानी में डाल देते हैं तब क्या होता है? ऑप्शंस क्या हैं? इट कैचेस फायर एंड फॉर्म्स oxide. It absorbs heat and forms oxide. It catches fire and forms hydroxide. It absorbs heat and forms hydroxide. ठीक है, कहने का मतलब क्या है? ऑप्शन क्या है पहला? ये आग पकड़ता है और ऑक्साइड बनाता है। ये गर्मी को अवशोषित करता है और ऑक्साइड बनाता है। ये आग पकड़ता है या फिर हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये गर्मी को अवशोषित करता है या फिर हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब चलिए क्या देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आग को पकड़ लेता है और पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद ये हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इसका आंसर ये है। आपको पता है सोडियम जो मेटल है ये हाईली रिएक्टिव है और जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में या फिर पानी के कांटेक्ट में आती है इसमें आग लग जाती है और ये ऑक्साइड बना देगी, हाइड्रोक्साइड बनाएगी ये पानी के साथ और ऑक्साइड बनाएगी ये एयर के साथ। ठीक है, चलिए अब एक और मेटल होती है हमारी, वो भी हाईली रिएक्टिव होती है, उसका नाम आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। ठीक है, चलिए चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले आप सभी अवेयर हैं हमारा ग्रेड अप स्टडी प्लस ऑलरेडी बैच या फिर कोर्स लॉन्च है जिसमें हम पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, इवन पटवारी जैसे एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं। और मेन बेसिक ये जो 4 एग्ज़ाम है इसकी तैयारी आपको एक सिंगल कोर्स में हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपके लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं और रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको इसमें देखने को मिलेंगी। आपको जितने भी मॉक टेस्ट हैं, ठीक है, जितने भी जैसे कांस्टेबल हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, जेल वार्डन, पटवारी के जो मॉक टेस्ट हैं वो ई बुक फॉर्मेट में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में या वो आपको एप्लीकेशन में एक्सेस मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स के अंदर ही। ठीक है, इवन इसमें 3 बुक्स प्रीमियम बुक्स हैं वो भी आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी इसी कोर्स के अंदर। और बाकी अगर आप जानकारी चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, वहाँ पे डायरेक्टली कॉल या फिर मैसेज कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ब्लू लिटमस पेपर टू टर्न रेड? तो निम्नलिखित में से किसके कारण नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, ये आपको बताना है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? ल्यूब्रिकेटिंग ग्रीस, बेकिंग सोडा, विनेगर, सोप। चिकनाई देने वाला ग्रीस, बेकिंग सोडा, सिरका या फिर साबुन। अब देखिए इनके ऊपर भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है लिटमस पेपर के ऊपर। तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, विनेगर। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए आपने सुना होगा एक होता है रेड लिटमस पेपर, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। देखिए जो रेड होगा, जो आपका रेड लिटमस पेपर होता है ना, वो किस में चेंज होता है? वो ब्लू लिटमस पेपर में चेंज होता है। और जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है वो किस में चेंज होता है? वो रेड में चेंज होता है। ठीक है, अब कैसे चेंज होता है ये हमें समझना है कि कौन से प्रोसेस के द्वारा ये चेंज होगा। देखो जो आपका रेड लिटमस पेपर है, रेड से ब्लू हो रहा है, मीन गर्म से ठंडा हो रहा है। तो याद रखिए हमेशा ये किस केस में होगा? रेड से ब्लू, ये होगा बेस के केस में।
या फिर इसको हिंदी में आप कहते हो क्षारीय के केस में, ठीक है। जब कोई चीज बेसिक होगी नेचर में, क्षारीय होगी, तो रेड लिटमस को वो ब्लू कर देगी। इस तरीके से याद रखो, ठीक है। अब ब्लू लिटमस को रेड में कैसे चेंज करेंगे, ये कौन करेगा, ये करता है आपका एसिड या फिर अम्ल, ठीक है। तो ब्लू से रेड में चेंज हो रहा है, मीन ठंडे से वो गर्म में जा रहा है, इस तरीके से याद रखो। तो ये क्या कर रहा है, ये आपका हमेशा एसिड या फिर अम्ल करे, ओके। तो बस ये छोटा सा कंसेप्ट है इसमें। अब देखो इसमें कौन सा एसिड है, हमें क्या करना है, ब्लू से रेड में जाना है, यही है ना। तो ठंडे से गर्म में जा रहे हो, तो ऐसा कौन करता है, ऐसा सिर्फ एसिड करता है। तो एसिड किस में प्रेजेंट है सर, विनेगर में एसिड प्रेजेंट होता है। तो कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है सर, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है विनेगर में, ठीक है। बाकी सारे बेसिस हैं और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ब्लू लिटमस के ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक नहीं है जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर दैट अकर्स नेचुरली। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं आपको पता है, जैसे हमने लिटमस पढ़ा है, लिटमस पढ़ा है ना अभी पीछे, तो ये क्या है, ये हमें बता रहा है कोई चीज अम्लीय है या फिर क्षारीय, एसिड है या फिर बेस है, तो वो इंडिकेटर होते हैं। अब वो भी प्राकृतिक या फिर आर्टिफिशियल रूप से हम बनाते हैं। तो आपको बताना है कौन सा आर्टिफिशियल है जो नेचुरल नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, फिनोप्थलीन, ठीक है। तो फिनोप्थलीन आपका ये मैन मेड है, ये नेचुरली नहीं मिलता, ये खुद से लैब में बनाया जाता है। बाकी जो आपका गुड़हल है, टर्मरिक है, लिटमस है, ठीक है। लिटमस हमने पीछे पढ़ा, हल्दी जो आपकी पता है, गुड़हल, तो ये तीनों आपकी नेचुरली हमें प्रकृति से देखने को मिल जाते हैं। अब आप एक और क्रॉस क्वेश्चन आपको मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो लिटमस है ये हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये आपने लिख के कमेंट में बताना है, ठीक है। लिटमस पेपर हम कहाँ से निकालते हैं और जहाँ से निकालते हैं वो किस फैमिली से या फिर किस कुल से बिलोंग करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। अगर नहीं पता है तो गूगल करके चेक करो, अगर आप गूगल करोगे तो आप वो चीज़ कभी नहीं भूलोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ईयर ड्रम इज अ पार्ट हो, कान का पर्दा एक भाग है किसका। तो आसान सा क्वेश्चन है, ये तो आप कर ही लोगे। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, स्केलेटन सिस्टम, हियरिंग ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो ध्वनि उत्पन्न करने वाला अंग है, कंकाल प्रणाली का अंग है, श्वसन अंग है या फिर जनना अंग है। तो इसका आंसर आपको डायरेक्टली दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, हियरिंग ऑर्गन या फिर स्वर्ण अंग, ठीक है। तो ईयर ड्रम, ईयर ड्रम मीन ये आपका साउंड के रिगार्डिंग है, लेकिन ईयर ड्रम से क्या करते हैं, साउंड को सुनते हैं, तो ये हियरिंग ऑर्गन है, ठीक है, सुनने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। साउंड इज अ काइंड ऑफ, तो ध्वनि एक प्रकार की होती है क्या। वर्क होता है, काम होता है, एनर्जी होती है या फिर ऊर्जा होती है, फोर्स होती है, बल होती है, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी, ठीक है। तो साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। अब एक क्रॉस क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ मैं आपको, देखिए जितने भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसको साइड पे लिखते रहो और बाद में आपने सभी का आंसर्स देना है। उसका आंसर अगर किसी को नहीं पता है गूगल करो, उसको चेक करके नीचे का दो, ठीक है। बाई चांस वो क्वेश्चन बना तो आप निकाल पाओगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है आपने कि ये जो साउंड है इसमें जो वेव्स होती हैं, जो तरंगे होती हैं, वो किस तरीके से ट्रेवल करती हैं, ट्रांसवर्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल। तो दोनों में से आपने बताना है कि किस तरीके से ट्रेवल करती हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द फिनोमिना वेयर अ साउंड प्रोड्यूस्ड इज हियर्ड अगेन ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड, अच्छा ठीक है। वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है क्या कहलाती है, या फिर उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब हमें ध्वनि दूसरी बार सुनाई देती है, रिफ्लेक्शन के बाद सुनाई देती है। तो हमें बताना है कि उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस टाइम हम उसे क्या कहेंगे। ऑप्शंस क्या हैं, साउंड बाउंस, मिराज, एनिको, इंटरफ्रेंस, ठीक है। ध्वनि उछाल, मृग तृष्णा, ए गूंजन या फिर हस्तक्षेप। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एनिको, ठीक है। तो जैसे कोई कमरा बिल्कुल खाली हो, उसमें कोई भी सामान ना रखा हो, अगर आप वहां पे जाके बोलोगे ना, कुछ भी बोलोगे, तो आपकी आवाज़ गूंजेगी, गूंजती है ना, वो टकरा के दोबारा आपके कानों में आती है। तो उसी को हम एन इको या फिर एक गूंज कहते हैं, ठीक है।
तो टकराने के बाद जो आवाज़ दोबारा से सुनाई दे उसे गूंज कहा जाता है। ओके, अब आपको बताना है कि डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस कितना है एक इको को सुनने के लिए, किसी गूंज को सुनने के लिए कम से कम जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच लॉ इज आल्सो नाउन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? ऑप्शंस क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, ठीक है, या फिर संवेग संरक्षण का नियम। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया ये कुछ नहीं है, ये न्यूटन का पहला नियम ही है। अब ये क्या है ये समझ लो। देखो, मानो आप खड़े हुए हो किसमें, बस के अंदर आप खड़े हुए हो, बस अभी रुकी हुई है, एकदम से बस चलना शुरू हो जाती है तो आपको झटका लगता है, आप पीछे की तरफ को जाते हो। ये क्या है? देखो, दो पार्ट होते हैं, ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है हमारी बॉडी का। तो जब भी बस चलना शुरू कर गई तो जो आपका बॉडी का लोअर पार्ट है, ये बॉडी जो बस है उसके कांटेक्ट में है, तो ये भी मूवमेंट करना शुरू कर देता है। लेकिन जो आपकी बॉडी का अपर पार्ट है वो अभी भी रेस्ट में रहना चाहता है। तो नीचे वाला पार्ट तो अभी मूवमेंट कर रहा है, वो मोशन में आ गया, ऊपर वाला भी रेस्ट में है। तो बस यही है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जब तक कोई चीज मोशन में है या फिर रुकी हुई है, वो तब तक उसी स्टेट में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल भी है। अब वो एग्जाम्पल अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, अगर नहीं पता है तो गूगल करके वो ज़रूर लिखे। ठीक है, तो ये बता दिया, कुछ नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट वो तब तक रेस्ट में या फिर मोशन में रहेगा जब तक उसे उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, ए फ्यूज वायर रिपीटली गेट बर्न्स व्हेन यूज्ड विद अ गुड हीटर, तो इट इज एडवाइज्ड टू यूज अ फ्यूज वायर ऑफ। तो अच्छे हीटर से उपयोग करने पर फ्यूज तार बार बार जल जाता है, तो डैश के फ्यूज तार का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। अब आपको पता है इस तरीके से हीटर्स होते हैं, आपने घर पे देखे होंगे हीटर्स, अभी तो काफ़ी रेयर यूज़ होते हैं लेकिन फिर भी यूज़ होते हैं। हीटर्स में कुछ इस तरीके से एक फ्यूज वायर लगाई जाती है। ठीक है, तो ये बार बार अगर टूट जाती है, ये टूटे ना, तो किसकी सलाह की जाती है या फिर क्या सलाह दी जाती है कि ये तार टूटे ना? तो यही हमें पूछा गया है। इसकी लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी त्रिज्या कम होनी चाहिए, इसकी लंबाई कम होनी चाहिए, या फिर इसकी त्रिज्या ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका रेडियस ज़्यादा होना चाहिए या फिर त्रिज्या ज़्यादा होनी चाहिए। मीन अगर तार पतली होगी, आपकी वायर पतली होगी तो वो जल्दी टूट जाएगी। मीन उसमें हीटिंग इफेक्ट हो रहा है ना, जब इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो हीट बन रही है, तो हीट की वजह से वो टूट जा रही है क्योंकि उसकी जो मोटाई है वो कम है। अगर मोटाई ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा देर तक हीट को प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, तो त्रिज्या ज़्यादा होनी चाहिए तभी वो हम कहेंगे अच्छा हीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा फ्लोज इनटू, तो ऊपरी वेना कावा से रक्त प्रवाहित होता है कहाँ? राइट एट्रियम, ऊपरी वेना कावा, अच्छा ठीक है ये गलत हो गया, यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे आएगा आपका दायां आलिंद। ठीक है, दायां आलिंद। तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो दायां यहाँ पे आ गया दायां आलिंद, दायां वेंट्रिकल, वायां आलिंद, वायां वेंट्रिकल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दायां आलिंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आर्ट्रियम। ठीक है, तो ये आपको पता है हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं, आर्ट्रियम, आर्ट्रियम, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। ये है राइट, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट। तो सुपीरियर वेना कावा मीन ऊपरी वेना कावा, तो यहां पर आके वो एंटर करेगी राइट आर्ट्रियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, लाइपेज एक्ट्स ऑन। तो लाइपेज कार्य करता है किसके ऊपर? अमीनो एसिड्स के ऊपर, फैट्स के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, या फिर ऑल ऑफ दिस।
तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, फैट्स या फिर वसा के ऊपर कार्य करता है या फिर उसको तोड़ने का काम करता है लाइपेज। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपके पास द इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रोप्स इज। तो स्वपोषी में आंतरिक सेलुलर ऊर्जा आरक्षित रखी जाती है किस फॉर्म में? ये आपको बताना है, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, स्टार्च या फिर फैटी एसिड। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे। ऑटोट्रोप बोला है ना, तो ऑटोट्रोप क्या होते हैं सर? प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रोप, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो खुद से खाना बनाते हैं तो अपने जो एनर्जी है या फिर भोजन है वो किस तरीके से स्टोर करके रखते हैं सर? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है? विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम कौन सा है इन चार ऑप्शंस में से? पेप्सिन, सेलुलोज, एमाइलिज या फिर ट्रिप्सिन? बताइए। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एमाइलेज। ठीक है, तो ये एमाइलेज है आपका इन चार ऑप्शंस में से सबसे पहले ये एंजाइम आपका जो भोजन है या फिर फूड है उसमें मिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विनेगर इज द सॉल्यूशन ऑफ। तो सिरका कौन सा सॉल्यूशन है, कैसे बनता है सिरका? ऑप्शंस क्या हैं? 30 से 40% एसिटिक एसिड इन एल्कोहल, 5 से 8% एसिटिक एसिड इन एल्कोहल, 5 से 8% एसिटिक एसिड इन वाटर, 15 से 20% एसिटिक एसिड इन वाटर या फिर पानी में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए, 5 से 8% एसिटिक एसिड जब पानी में घोला जाएगा तो वो क्या बन जाएगा मिश्रण? वो आपका विनेगर बन जाएगा। ठीक है, और विनेगर हमने अभी पीछे पढ़ा, ये आपका एसिडिक इन नेचर होता है और इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज। तो दोपहर के समय सूर्य सफेद दिखाई देता है, क्यों? ऑप्शंस क्या हैं? ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट, रेड कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट, लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, ऑल द कलर्स ऑफ वाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे। तो नीला रंग सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित होता है, लाल रंग का प्रकीर्ण सर्वाधिक होता है और प्रकाश का सबसे कम प्रकीर्ण होता है, या फिर सफ़ेद रोशनी सभी रंगों में बिखर जाती है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड है। ठीक है, तो आपको पता है इसी प्रोसेस के ऊपर हमें यह भी पता है कि जो आसमान का कलर है वो नीला दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि जो नीला कलर है वो सबसे ज़्यादा फैल जाता है। अब दोपहर के समय में जो सन है वो हमारे सर के ऊपर आ जाता है, मीन डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो लाइट है वो पूरी तरीके से स्कैटर या फिर बिखरती नहीं है, और जो लाइट का एक्चुअल जो कलर है, मीन जो वाइट लाइट है वो हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो यही कारण है इसके पीछे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है? अ करंट कैरिंग वायर इन द नेबरहुड प्रोड्यूसेस। तो करंट प्रवाहित तार उत्पन्न करती है क्या? नो फील्ड, कोई फील्ड नहीं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, केवल विद्युत क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड ओनली, केवल चुंबकीय क्षेत्र। तो आपको बताना है, जैसे मान लीजिए ये वायर है, ठीक है, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ बैटरी के साथ, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये इसके आसपास क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। ठीक है, देखो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं, वो भारी भारी लोहे के डिब्बों को उठा लेती हैं। ठीक है, वो कैसे उठाती हैं? वहाँ पर उनके जो उठाने वाला हिस्सा होता है ना, ये कुछ नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पाया जाता है, दौड़ाया जाता है, और ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं, और आपको पता है लोहा इस पे चिपक जाता है, तो जिसके कारण ये इसे उठा लेते हैं। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक छोटी सी बैटरी लेना है, ठीक है, छोटी सी बैटरी होती है, और इसको अगर आप एक कील के साथ, ठीक है, नेल के आसपास वायर लपेट दो, और इस वायर को यहाँ दोनों से कनेक्ट कर दो, और बैटरी को ऑन कर दो। ठीक है, ऑन करने के बाद अगर आप इसके आसपास छोटे छोटे लोहे के टुकड़े लेके आओगे ना, तो ये इसको चिपका लेगा अपने यहाँ से। इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी वायर में करंट दौड़ता है तो वो अपने आसपास
एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर लेता है जो कि बाकी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम होटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी इज कॉल्ड। तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? ऑप्शंस क्या है, कंडक्शन, इंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। चालन, प्रेरण, संवहन, विकर्ण। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, कंडक्शन, चालन। ठीक है, तो आपको पता होगा जैसे फॉर एग्जांपल ये लोहे की रोड है, ठीक है, यहाँ पर आपने मोमबत्ती जला दी तो एकदम से थोड़ी ये गर्म हो जाती है, पहले ये वाला हिस्सा गर्म होगा, धीरे धीरे ये अपने आसपास वाले एटम्स को गर्म करेगा, धीरे धीरे ये जो ऊष्मा है इस तरीके से ट्रैवल करेगी, तो ठंडे या फिर गर्म से ठंडे की तरफ को जा रही है ना ये, तो इसी को कहते हैं कंडक्शन या फिर चालन। ठीक है, अब आप एक क्रॉस क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, सूर्य से पृथ्वी की ओर, ठीक है, ये सन है, सन से जो रेज आ रही हैं पृथ्वी की तरफ, ये किस माध्यम से आती हैं, किस प्रोसेस की वजह से पहुंचती हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो रेशम कहां से प्राप्त होता है? लामा, याक, शीप, कोकून। ठीक है, लामा, याक, भेड़ या फिर कोकून। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कोकून। ठीक है, पता है ना आपको, रेशम के कीड़े होते हैं, वो पत्तों को खाते हैं, फिर अपने आसपास छोटा सा कोकून बना लेते हैं, उस कोकून को फिर गर्म पानी में डाला जाता है या फिर उसको स्टीम किया जाता है और इन रेशों को निकाल लिया जाता है, फिर इनको धागों में पिरोया जाता है और बाद में रेशम के कपड़े भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आज हमने ये जो 30 क्वेश्चंस का जो साइंस का मॉक टेस्ट किया है, आपने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सीखा होगा। ठीक है, और नए क्वेश्चंस थे, आपको ज़रूर इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो अपना अपना स्कोर आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, और जो क्वेश्चंस मैंने आपसे क्रॉस क्वेश्चन किए हुए हैं, जो मैंने आपको बोला था, अगर किसी को आते हैं वेल एंड गुड, उसके आंसर्स भी लिख के दो, और किसी को नहीं आते तो गूगल सर्च करो और उसके आंसर्स लिखो। ठीक है, जब आप खुद से सर्च करोगे उन क्वेश्चंस को, खुद से आंसर्स देखोगे, तो वो आपको कभी नहीं भूलेंगे, आपकी परमानेंट मेमोरी में वो स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय हिमाचल।